11 जनवरी 2026 को असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर का इंग्लिश ऐसे का पेपर होगा। अगर आपने अप्लाई किया हुआ है असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर के पोस्ट के लिए और आप इंग्लिश ऐसे का पेपर देने जा रहे हैं, तो ये वीडियो देखने के बाद आप असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर का इंग्लिश ऐसे का पेपर चुटकियों में पास कर सकते हैं। देखें, अगर हम किसी दीवार की बात करें तो दीवार बेसिकली डिफरेंट ईंटों का मजमुआ होता है। एक ईंट के पीछे ईंट होती है और एक ईंट के आगे ईंट होती है। ईंट के ऊपर ईंट होती है, ईंट के नीचे ईंट होती है। तो बेसिकली जो दीवार होती है, अगर मैं आसान अल्फाज में बात करूं, तो एक दीवार मुख्तलिफ बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी ईंटों का मजमुआ होती है। इसी तरह एक इंग्लिश ऐसे जो होता है वो डिफरेंट पैराग्राफ्स का मजमुआ होता है। एंड पुटिंग इन शॉर्ट वे, इन अ ब्रीफ वे, अगर आपको पैराग्राफ राइटिंग की आर्ट आती है तो इसका मतलब है कि आप इंग्लिश ऐसे लिख सकते हैं और इंग्लिश ऐसे को पास कर सकते हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि सीएसएस में हर साल और पीएमएस में भी हर एक साल 2 साल बाद जो 95% लोग फेल होते हैं इंग्लिश ऐसे के पेपर में, तो उसकी बुनियादी वजह ये होती है, अगर आप लोग मुझसे पूछें कि उसकी बुनियादी वजह क्या होती है, तो उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि 95% लोगों को पैराग्राफ राइटिंग की आर्ट का नहीं पता होता। आपको हो सकता है सुनने में ये जो मेरा क्लेम है ये एग्जेजरेटेड क्लेम लग रहा हो, लेकिन बिलीव मी, इस वीडियो को मुकम्मल तौर पे देखने के बाद आप मेरे साथ एग्री करेंगे कि पैराग्राफ राइटिंग एक मुश्किल आर्ट है। अगर चीज ये मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर आप पैराग्राफ राइटिंग के आर्ट को सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप देखें, मैं आज भी मैंने एक इंग्लिश ऐसे के पेपर को एवेल्युएट किया। मेरी एक स्टूडेंट है, उन्होंने मुझसे एवेल्यूशन के लिए रब्ता किया। मैंने जब उसके 2 पैराग्राफ देखे, पहले तो मैंने उसका आउटलाइन चेक किया तो आउटलाइन के अंदर मिस्टेक्स को मैंने पॉइंट आउट किया। लेकिन चूंकि मेरी इस वीडियो का ताल्लुक आउटलाइन के साथ नहीं है, मेरी ये वीडियो पैराग्राफ राइटिंग के हवाले से है, तो मैं आउटलाइन को डिस्कस करना मुनासिब नहीं समझता। मैंने जब उस स्टूडेंट का आज दूसरी मरतबा, पहले कल उसने आउटलाइन चेक करवाई, आज मैंने उसको कहा कि आप मुझे 2 पैराग्राफ लिख के दें, तो मैंने उसका एक पैराग्राफ चेक किया, फिर दूसरा पैराग्राफ चेक किया। मुझे दोनों पैराग्राफ के अंदर वो सुकम नजर आए, वो वीकनेसेस नजर आई, वो लैकुनाज नजर आए, वो शॉर्टकमिंग्स नजर आई, जो मैं आपके साथ डिस्कस करके ये बावर करवाने की कोशिश करूंगा कि आप वो मिस्टेक्स ना करें, आप वो सुकम आपके पैराग्राफ में वो ना हो, आपकी इंग्लिश ऐसे के अंदर वो मिस्टेक्स या अगलात जो है वो ना हो। अब जब उस स्टूडेंट का मैंने एक पैराग्राफ पढ़ा तो मुझे उस पैराग्राफ के अंदर टॉपिक सेंटेंस नजर नहीं आया। मैंने जब उसका पैराग्राफ देखा कि जब खत्म हो रहा है तो मुझे कंक्लूडिंग सेंटेंस नजर नहीं आया। मुझे उस पैराग्राफ के अंदर कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप नजर नहीं आया। मुझे उस पैराग्राफ के अंदर सपोर्टिंग जो सेंटेंसेस थे उनके दरमियान में जो कोहेरेंस होती है वो नजर नहीं आई। मुझे उस पैराग्राफ के अंदर जो प्रॉपर डाटा था जिसकी मदद से अगर उसने कोई क्लेम किया है तो मुझे उसका एविडेंस नजर नहीं आया। यानी वो पैराग्राफ एविडेंस बेस्ड या एविडेंस बैक्ड नहीं था। उसके अंदर अगर उसने कोई रिसर्च रिपोर्ट लिखी है तो मुझे उसका कोई सोर्स नजर नहीं आया। पैराग्राफ क्या होता है, पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस क्या होता है, पैराग्राफ के सपोर्टिंग सेंटेंसेस क्या होते हैं और उसमें क्या क्या शामिल हो सकता है, पैराग्राफ का कंक्लूडिंग सेंटेंस कैसा होना चाहिए। और एक पैराग्राफ को साफ ज़रे अगर आप इंग्लिश ऐसे लिख रहे हैं और अगर 2 घंटे का इंग्लिश ऐसे है तो उसमें कम से कम 8-9 पैराग्राफ तो होंगे। जैसे 7 पैराग्राफ ही आप कह लें या 8 कह लें, तो वो 7 से 8 पैराग्राफ आपस में उनको जोड़ना तो ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, अगर हम ईंटों को आपस में जोड़ेंगे नहीं सीमेंट के साथ, उनके दरमियान में बजरी नहीं होगी, अगर मैं लेंटर की बात करूं, अगर सीमेंट नहीं होगा 2 ईंटों के दरमियान में, तो वो ईंटें आपस में काफ़ी देर, कोई तूफान आता है, कोई आंधी आती है, तो वो दीवार जो है वो खड़ी नहीं रह सकती, वो सीमेंटेड नहीं होगी। जैसे एक मैसन, एक मिस्त्री ईंटों को आपस में अच्छी तरह जोड़ता है, इसी तरह आप लोगों ने ऐसे राइटिंग के अंदर एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ के साथ जोड़ना है, सीमेंट करना है, लिंक करना है, एसोसिएट करना है, उनके आपस में कनेक्शन करना है, उनके उनको आपस में कोहेरेंटली जोड़ना है। आपने अगर नहीं जोड़ेंगे तो आपका जो पूरा ऐसे होगा वो स्कैटर्ड राइटिंग की एक भद्दी शक्ल होगा, एक वियर्ड ऑड और एक्सेंट्रिक किस्म की राइटिंग होगी, जो लॉजिकल नहीं होगी, जो कोहेरेंट नहीं होगी, जो आपस में लिंक्ड नहीं होगी, जो आपस में मरबूत नहीं होगी।
तो जो जब एक आम मिस्त्री, एक आम मैसन, एक आम मजदूर जब वो अब दीवार बनाते हैं तो उनके दरमियान में सीमेंट लगाते हैं ईंटों के दरमियान में, तो आप ऐसे राइटिंग के बाद जब आप असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर बनने जा रहे हैं, 17 स्केल की पोस्ट पे जा बैठने जा रहे हैं, तो आपका ऐसे जो राइटिंग है उसके दरमियान में जो पैराग्राफ है उनके दरमियान में अगर रब्त नहीं होगा तो आप एक मिस्त्री या एक मजदूर से ज्यादा लियाकत या कॉम्पिटेंसी जाहिर नहीं कर रहे होंगे। अब पैराग्राफ्स को आपस में जोड़ते कैसे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आप ये भी जान जाएंगे कि एक पैराग्राफ लिखने के बाद दूसरे पैराग्राफ के साथ उसको जोड़ते कैसे हैं, यानी ट्रांजिशन कैसे करते हैं। तो लेट मी स्टार्ट। होपफुली आपको स्क्रीन शो हो रही होगी, मैं इसको मजीद विजिबल कर देता हूं। सबसे पहले देखें, मैं आपको बताता चलूं आसान अल्फाज में कि पैराग्राफ होता क्या है। पैराग्राफ हो सकता है कि ये आपको बहुत सिंपल लग रहा हो, लेकिन बिलीव मी ये एक सिंपल बात नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका पैराग्राफ का स्ट्रक्चर बेहतर हो जाएगा, और जब आप एक पैराग्राफ को लिखने का फन जान जाएंगे, आर्ट जान जाएंगे, तो और साथ ही मैं इस वीडियो में आपको सैंपल पैराग्राफ्स भी दिखाऊंगा कि मैंने जो पैराग्राफ लिखा या पैराग्राफ को होना कैसे चाहिए, एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ के साथ कनेक्ट कैसे करते हैं। तो इस वीडियो को देखने मुकम्मल देखने के बाद आपका ऐसे राइटिंग का जो की आर्ट जो है वो उसके ऊपर आप यक उसके ऊपर उसका ऐसे राइटिंग की आर्ट को आप सीख जाएंगे। ऐसे ऐसे राइटिंग की आर्ट का जो यद तूल है उसके ऊपर आपको यद तूल हासिल हो जाएगा। सबसे देखें, सबसे पहले पैराग्राफ क्या होता है। पैराग्राफ बेसिकली एक यूनिटी ऑफ थॉट का यूनिफाइड यूनिट ऑफ थॉट होता है, यानी एक ऐसा थॉट होता है जिसकी जो एक जो जिसके अंदर वहदत शामिल होती है, यानी वो एक सिंगल थॉट उसमें होता है, उसमें एक सिंगल स्टांस होता है, उसमें एक सिंगल आर्गुमेंट होता है। ये यूनिफाइड यूनिट ऑफ थॉट होता है, या आप कह सकते हैं ये एक सिंगल यूनिट ऑफ थॉट होता है। इसी तरह इसके अंदर बेसिकली एक आइडिया को हम आइडिया और लॉजिकली एक आइडिया को हम लॉजिकली और कोहेरेंटली जो है वो डेवलप करते हैं। लॉजिकली और कोहेरेंटली का क्या मतलब है, मैं आपको समझाता हूं। एक पैराग्राफ के अंदर, जैसे मैंने पहले बताया, एक ही थॉट होगा, एक पैराग्राफ के अंदर एक ही आर्गुमेंट होगा, एक पैराग्राफ के अंदर एक ही स्टांस होगा। ये बात समझ आ गई, इसी को हम यूनिटी ऑफ थॉट कहते हैं। और उस वो जो यूनिटी ऑफ थॉट होगा वो जब डेवलप करेंगे तो वो लॉजिकली होना चाहिए और वो कोहेरेंटली होना चाहिए। लॉजिकली का क्या मतलब है ये भी मैं आगे बताता हूं आपको, और कोहेरेंटली का मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको बताता हूं। पहले मैं ये बता दूं कि पैराग्राफ के अंदर क्या चीज होता है। ये जो यूनिटी ऑफ थॉट मैंने कहा, ये मैंने जो कोहेरेंस कही, यानी कि कोहेरेंटली, जो जैसे मैंने कहा कि लॉजिकली, तो वो कैसे एक आइडिया जो है, एक स्टांस, एक आर्गुमेंट एक पैराग्राफ के अंदर वो कैसे डेवलप होता है। पहली बात है, एक टॉपिक सेंटेंस होता है एक पैराग्राफ के अंदर। दूसरी बात यह है कि पैराग्राफ के अंदर कुछ सपोर्टिंग सेंटेंसेस होते हैं, वो दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। और इसी तरह एक टॉपिक को जब एंड करते हैं तो एक कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है। पहली बात ओपनिंग सेंटेंस, शुरू कर रहे हैं बात, फिर उसके बाद दो से लेकर चार तक सपोर्टिंग सेंटेंसेस होते हैं, और फिर उस पैराग्राफ को कंक्लूड करना होता है। ये बातें समझ आ गई हैं आपको। यानी कि बाल फाज दीगर अगर हम बात करें कि तो एक जो पैराग्राफ होता है वो मिनी ऐसे होता है, वो छोटा ऐसे होता है। अगर आप एक पैराग्राफ लिखना जान चुके हैं या वो एक पैराग्राफ लिखना जानते हैं, तो इसका मतलब है आपने एक छोटा सा ऐसे लिख लिया। क्योंकि ऐसे को भी हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, उसके अंदर दो तीन चार पांच बॉडी के पैराग्राफ लिखते हैं जिनको हम सपोर्टिंग सेंटेंसेस की मिसाल दे सकते हैं, और ऐसे को भी हमने कंक्लूड करना होता है, जो कंक्लूजन का पैराग्राफ होता है तो वो कंक्लूडिंग सेंटेंस समझ लें आप। तो एक एक ऐसे तो एक बड़ी आर्ट है, उसके अंदर एक छोटी आर्ट पहले क्या है, पैराग्राफ राइटिंग। तो पैराग्राफ का पहला सेंटेंस टॉपिक सेंटेंस होता है, उसके बाद दो दो से लेकर चार उसके सपोर्टिंग सेंटेंसेस हो गए, और आखिर पे उस पैराग्राफ का कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है, यानी कि एक पैराग्राफ बेसिकली छोटा ऐसे होता है। अब मैं बताता हूं कि एक पैराग्राफ के जो गोल्डन प्रिंसिपल्स हैं, एक पैराग्राफ के अंदर पांच ऐसी चीजें जो लाजमी होनी चाहिए, जो उसका जुज्वे लाजनफक है, उसके बगैर पैराग्राफ नहीं बन सकता। वो कौन सी चीजें, पहली जैसे मैंने बात की उसमें यूनिटी होती है। यूनिटी का मतलब ये है कि उसमें एक सेंट्रल आइडिया होगा। एक सेंट्रल आइडिया का मतलब यह है कि उस पैराग्राफ के अंदर जितने भी सेंटेंसेस होंगे वो रिलेट कर रहे होंगे उस आइडिया के साथ, उस एक आइडिया, उस एक आर्गुमेंट, उस एक स्टांस के साथ, उस एक थॉट के साथ। ये तो होगी यूनिटी ऑफ थॉट। दूसरी बात, पैराग्राफ के अंदर जो दूसरा गोल्डन प्रिंसिपल है जो लाजमी होना चाहिए, वो ये है कि ऐसे पैराग्राफ के अंदर कोहेरेंस होनी चाहिए। कोहेरेंस का मतलब ये है कि जो उस पैराग्राफ के अंदर जो आइडिया आपका है, मेन आइडिया तो एक होगा, लेकिन वो जो सेंटेंसेस होंगे वो लॉजिकली और स्मूथली जो है उनको फ्लो करना चाहिए। लॉजिकली का मतलब ये है कि उसके अंदर कनेक्टर्स यूज करें।
एक पैराग्राफ के अंदर आप कनेक्टर्स यूज करें, यानी कि एक सेंटेंस को दूसरे पैराग्राफ के साथ, दूसरे सेंटेंस के साथ जब जोड़ रहे होंगे तो उनके दरमियान में कनेक्शन, कोई सम्मत लगाएं, कोई बॉन्ड लगाएं, कोई एल्फी लगाएं, उनके दरमियान में कोई कनेक्शन पैदा करें, कोई कनेक्टर यूज करें। वो कनेक्टर क्या होते हैं? हाउ एवर, मोर एवर, फॉर एग्जाम्पल, देयर फोर। समझ आ गई होगी आपको, मैं उम्मीद करता हूँ। यानी कि एक सेंटेंस को अगले सेंटेंस से जब जोड़े, या दो सेंटेंसेस लिखें तो उसको अगर जब आखिरी पे उससे कोई चीज़ साबित करना चाहें तो देयर फोर कहें। इसी तरह कोई चीज़ को वजाहत देना चाहें तो फॉर एग्जाम्पल कहें। एक बात में कोई चीज़ का इजाफा करें तो मोर ओवर लिखें। अगर किसी बात के साथ थोड़ा सा इख्तलाफ करना चाह रहे हैं, उसका दूसरी साइड पे जाना चाह रहे हैं, तो आप कहें कि हाउ एवर। इसी तरह ये इसको हम कहते हैं कोहेरेंस, यानी स्मूथली, यानी कनेक्शन पैदा करें अपने आइडियाज के दरमियान में, अपने सेंटेंसेस के दरमियान में, एक पैराग्राफ के अंदर, जिसको हम कहते हैं कोहेरेंस। यानी कि लॉजिकल फ्लो, यानी कि लॉजिकल रब्त, यानी आपस में मरबूत हूं तमाम सेंटेंसेस एक पैराग्राफ के अंदर। उसको हम, जो पैराग्राफ के अंदर तमाम सेंटेंसेस जब आपस में कनेक्टेड होंगे एक लॉजिकल फ्लो के तहत, उसको हम कहते हैं कोहेरेंस। तीसरा गोल्डन प्रिंसिपल ये है कि एक पैराग्राफ के अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी का मतलब ये है कि जो सेंटेंसेस पैराग्राफ के अंदर है वो इतने मुबहिम या वेग या गैर वाज़ेह नहीं, अनक्लियर ना हो, बल्कि क्लियर हूँ, प्रिसाइज हूँ, छोटे छोटे हूँ, गैर मुबहिम हूँ, अनएम्बिगुअस हूँ, एम्बिगुटी ना हो उसमें। यानी कि वेग लैंग्वेज ना हो बल्कि क्लियर लैंग्वेज हो, और कोई उसके अंदर कोई डेकोरेटिव वर्डिंग ना हो आपकी, कोई फ्लावरी लैंग्वेज यूज ना करें आप। बाज़ औक़ात जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ऐसी फ्लावरी लैंग्वेज यूज करते हैं, यानी कि ऐसी रोजी वर्डिंग यूज करते हैं ताकि हमारा एग्जामिनर उससे इंप्रेस हो जाए। तो वो ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जो बरमहल नहीं होते, मौका के मुताबिक उनको यूज नहीं करना चाहिए। इसलिए आप डेकोरेटिव वर्डिंग या डेकोरेटिव लैंग्वेज से भी अवॉइड करें, और वेग, गैर वाज़ेह या मुबहिम या एम्बिगुअस वर्डिंग जिसका मतलब भी पता ना हो आपको, और बाद को कुछ कैंडिडेट्स जिस वर्ड का मीनिंग नहीं आता वो भी लिख। आज जब मैं स्टूडेंट का ऐसे चेक कर रहा था तो उसमें उसने कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे जिसका मतलब उसको नहीं पता था, तो उसने वो वर्ड्स भी कहीं से क्रैम किए, रोड लर्निंग की और लिख लिए। तो आपने बड़े क्लियर, बड़े कॉमन वर्ड्स यूज करने हैं, और क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपने लिखा क्या है। ये तीसरी बात होगी। चौथा प्रिंसिपल ये है कि आप जब पैराग्राफ को डेवलप करें जिसमें उसमें सेंटेंसेस डिफरेंट होंगे, तो वो बड़े, जो जो उसमें एक आइडिया, तो सेंट्रल आइडिया तो एक होगा, लेकिन जो उसमें छोटे छोटे आइडियाज़ हैं, यानी कि जो उसके सब्सिडरी आइडियाज़ हैं, एंसिलरी आइडियाज़ हैं, उस आइडिया के साथ जो लिंक्ड आइडियाज़ हैं, उनको एक्सप्लेन करें, एलस्ट्रेट करें, एलेबोरेट करें, जस्टिफाई करें, और प्रॉपरली। यानी कि एक जो पैराग्राफ के जो सेंटेंसेस हैं वो ना तो बहुत लंबे हों, neither they should be too long, neither they should be too short। ये कि अननेसेसरली आप उनको लंबा ना करें और बहुत छोटा भी ना करें कि आपका 3 वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल कोई सेंटेंस ना हो। तो प्रॉपरली एडिक्वेट डेवलपमेंट होनी चाहिए। उसके बाद आखिरी प्रिंसिपल, गोल्डन प्रिंसिपल ये है कि जो एक पैराग्राफ के अंदर जो आइडिया, जो जो सेंटेंसेस हैं, उनके अंदर एक प्रॉपर फ्लो हो, लॉजिकल ऑर्डर हो। यानी आप जनरल बात करते हैं और उसके बाद बात को स्पेसिफिक करते हैं। ऐसे राइटिंग का भी यही असूल है कि आप जनरली स्टार्ट करते हैं और उसको फिर नैरो डाउन करके आप पाकिस्तान के ऊपर बात आ जाती है, या अपने टॉपिक के ऊपर आपकी बात आ जाती है। तो जनरल से जब स्पेसिफिक करते हैं तो ये लॉजिकल ऑर्डर होता है। पहले कॉज लिखा जाता है, फिर बाद में इफेक्ट लिखा जाता है कि ये वजह थी, उसकी वजह से ये हुआ। ऐसा कभी नहीं होता कि पहले आप इफेक्ट्स लिखें बाद में कॉजेज लिखें। तभी तो आप जब आउटलाइन ड्रा करते हैं तो पहले कॉजेज की आउटलाइंस होती हैं, बाद में इफेक्ट्स की आउटलाइंस होती हैं। तो ये जो लॉजिकल ऑर्डर है कि पहले काज होगा बाद में इफेक्ट्स होंगे, पहले बात जनरल स्टार्ट होगी बाद में उसको हम नैरो डाउन स्पेसिफिक करेंगे, ये लॉजिकल ऑर्डर होता है। इसी तरह पहले आप प्रॉब्लम बताएंगे फिर उसका सोल्यूशन बताएंगे। ऐसा नहीं है कि पहले आप सोल्यूशन बता दें फिर बताएं कि असल में ये प्रॉब्लम था, ऐसा नहीं। तो पहले प्रॉब्लम का बताना, बाद में सोल्यूशन बताना, पहले कॉज बताना, बाद में उसका इफेक्ट बताना, पहले जनरल बात करना फिर उसको स्पेसिफिक करना, इसको हम कहते हैं लॉजिकल ऑर्डर। ये 5 बातें, जैसे मैंने पहली बात की, यूनिटी ऑफ थॉट। एक पैराग्राफ के अंदर एक ही थॉट या आइडिया या स्टांस या आर्गुमेंट होगा, पहला प्रिंसिपल है पैराग्राफ के अंदर। दूसरी बात है कि तमाम सेंटेंसेस आपस में क्या होना चाहिए, लॉजिकल फ्लो होना चाहिए, और आपस में वेल कनेक्टेड हों, उनके दरमियान में कनेक्टर्स का इस्तेमाल हो। हाउ एवर मैंने बात की, मोर ओवर, फॉर एग्जाम्पल, देयर फोर, ये कनेक्टर्स यूज करें उनके दरमियान में। एक पैराग्राफ के अंदर जो कनेक्टर्स यूज होते हैं वो ट्रांजिशन का काम कर रहे होते हैं, आपस में फ्लो का काम कर रहे होते हैं। तीसरी बात यह है कि पैराग्राफ की जो वर्डिंग है, जो सेंटेंसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव या एम्बिगुअस ना हो बल्कि क्लियर हो। चौथी बात ये हमने की कि
प्रॉपरली एडुकेट डेवलपमेंट हो। ऐसा ना हो कि कुछ सेंटेंसेस बहुत लंबे हो, यानी एक पैराग्राफ आपका जो है उसके अंदर आपके 10 सेंटेंसेस हों, अगले पैराग्राफ के अंदर आपके 5 सेंटेंसेस हों। तो एक पैराग्राफ जो है उसकी जो लेंथ है ना, तो एक पैराग्राफ बहुत लेंथी होना चाहिए। अब एक पैराग्राफ लेंथी कब होता है? जब उसमें आप लंबे लंबे सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस शामिल करते हैं। ऐसा नहीं, एक पैराग्राफ के अंदर ना तो बहुत लंबे सेंटेंसेस यूज करें, ना ही बहुत शॉर्ट सेंटेंसेस यूज करें, यानी कि उसकी जो डेवलपमेंट है वो एडुकेट हो। उसके बाद आखिरी बात मैंने की कि एक पैराग्राफ के अंदर लॉजिकल ऑर्डर हो, जनरल से स्पेसिफिक, पहले कॉज हो बाद में इफेक्ट हो, पहले उसकी में प्रॉब्लम बताया जाए जा रहा हो, बाद में उसका सोल्यूशन बताया जा रहा हो। ये तो बातें हो गई 5 गोल्डन प्रिंसिपल्स हैं पैराग्राफ के अंदर। अब हम बात करते हैं कि पैराग्राफ के अंदर डूज क्या है, कि कौन कौन सी चीजें करनी चाहिए। हर पैराग्राफ का जो स्टार्ट है, मैं एक पैराग्राफ की बात कर रहा हूं, एक पैराग्राफ का स्टार्ट हमेशा टॉपिक सेंटेंस से करें। ऐसे नहीं है कि किसी रैंडम बात से आप पैराग्राफ को स्टार्ट नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपने स्टिक रहना है, जुड़े रहना है एक सेंट्रल या मेन आइडिया के साथ। दूसरी बात ये भी आप लाजमी आपने करना है। तीसरी बात यह है कि आपकी जो लैंग्वेज हो वो फ्लावरी लैंग्वेज ना हो, बड़ी सिंपल और फॉर्मल लैंग्वेज हो। स्लैंग वर्ड्स यूज नहीं कर सकते आप, बाजारी आमियाना अंदाज आप अख्तियार नहीं कर सकते एक पैराग्राफ के अंदर। ठट्ठाबाजी नहीं कर सकते आप ऐसी बातें नहीं कर सकते जो कि अमूमन लोग जो हैं वो जिन के पान की दुकान पे खड़े होके लोगों को कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, या बाजार में नहीं। आप इनफॉर्मल नहीं हो सकते, फॉर्मल रहेंगे, प्रोफेशनल रहेंगे। आपकी लैंग्वेज फ्लावरी लैंग्वेज नहीं होगी, डेकोरेटिव लैंग्वेज नहीं होगी, बल्कि सिंपल होगी। ये डू है, डूज में शामिल है। अगली बात यह है कि एक पैराग्राफ के अंदर आपने एग्जांपल्स देनी होती हैं, फैक्ट्स देने होते हैं, डाटा प्रोवाइड करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है, चीज़ों को एलेबोरेट करना होता है। ये भी डूज में शामिल है। अगली बात यह है कि आप लॉजिकल फ्लो को लाजमी फॉलो करें। सिम कॉम्प्लेक्स से, मतलब है जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ आए, काज बताएं फिर इफेक्ट बताएं, प्रॉब्लम बताएं फिर सोल्यूशन की तरफ आए। इसको हम लॉजिकल ऑर्डर कहते हैं, लॉजिकल फ्लो कहते हैं। इसके बाद हमने बात की कि जब भी एक पैराग्राफ को आप एंड करेंगे तो कंक्लूडिंग सेंटेंस लाजमी देंगे। और कंक्लूडिंग सेंटेंस क्या होता है? जो बता रहा होता है कि वो जो आपने टॉपिक सेंटेंस पैराग्राफ को जब हम शुरू करते हैं तो पहला सेंटेंस जो होता है, जो टॉपिक सेंटेंस होता है, उसके अंदर जो मेन आपका स्टांस होता है आप उसको कंक्लूड कर रहे होते हैं कि 10 या hence it is proved, hence we can safely assume, hence we can safely claim। तो उस पहली बात को, जो टॉपिक सेंटेंस था जहां से पैराग्राफ शुरू हुआ था, उसको आप कंक्लूड करते हैं प्रॉपरली। और एक पैराग्राफ जब आप खत्म करते हैं तो वो पूरी आपका पूरा ऐसे खत्म नहीं हो जाता, बल्कि उस पैराग्राफ को आपने अगले पैराग्राफ के साथ जोड़ना होता है। लिहाजा एक पैराग्राफ को अगले पैराग्राफ के साथ जोड़ने के लिए कुछ ट्रांजिशन वर्ड्स यूज किए जाते हैं, वो भी मैं बताता हूँ अभी अभी आगे आके आपको। तो ये डूज हैं। इस तरह कुछ पैराग्राफ के डोंट्स भी हैं कि आपने ये नहीं करना। पहली बात कि आपने मल्टीपल आइडियाज एक पैराग्राफ के अंदर शामिल नहीं करने, नो। दूसरी बात यह है कि आपने इररेलेवेंट सेंटेंसेस शामिल नहीं करने। आज भी जब मैं ऐसे स्टूडेंट का पैराग्राफ चेक कर रहा था तो उसके अंदर इररेलेवेंट आइडियाज जो थे, इररेलेवेंट चीजें मौजूद थी। तो इररेलेवेंट आइडियाज आप शामिल नहीं कर सकते उसमें। आप किसी पैराग्राफ को एब्रप्टली स्टार्ट नहीं कर सकते, बल्कि एक टॉपिक सेंटेंस होगा क्लियर, उससे स्टार्ट करेंगे, जो कि छोटा सा सेंटेंस होना चाहिए। इसी तरह आपने कोई स्लैंग्स वर्ड्स या इनफॉर्मल टोन यूज नहीं कर सकते। इनफॉर्मल वर्डिंग आपकी या आपका जो फ्रेजेस हो वो नहीं हो सकती। इसी तरह आपने एक आइडिया को बार बार रिपीट रिपीट नहीं करना, रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए। और इसी तरह आपने जब भी पैराग्राफ को क्लोज करना है तो अचानक से ख़त्म ना करें, बल्कि टॉपिक सेंटेंस से पैराग्राफ का आगाज़ करें, उसको 2 3 4 सेंटेंसेस के अंदर एलेबोरेट करें, डाटा प्रोवाइड करें, किसी किताब का हवाला दें या किसी राइटर का हवाला दें या रिसर्च रिपोर्ट का हवाला दें या रिसर्च इंडेक्स प्रोवाइड करें। और फिर बात बताएं कि हाँ, इससे ऊपर डिस्कशन से ये बात साबित हुई। कौन सी बात साबित हुई? जो कि टॉपिक सेंटेंस में लिखी हुई थी। और आप ओवर यूज नहीं कर सकते टॉपिक एक पैराग्राफ के अंदर कोटेशंस को। अक्सर स्टूडेंट जो होते हैं वो एक पैराग्राफ के अंदर 2 2 कोटेशन शामिल कर रहे होते हैं। एक पैराग्राफ के अंदर आप मल्टीपल कोटेशन शामिल ना करें। जरूरी नहीं है कि हर पैराग्राफ के अंदर कोटेशन शामिल करें। किसी पैराग्राफ के अंदर आप कोटेशन शामिल करें, किसी अगले पैराग्राफ के अंदर आप कोई रिसर्च इंडेक्स प्रोवाइड करें, अगले पैराग्राफ के अंदर किसी किताब का हवाला दें, अगले पैराग्राफ के अंदर कोई एग्जाम्पल प्रोवाइड करें, तो अगले पैराग्राफ के अंदर कोई कोटेशन शामिल कर लें। यूं एक पैराग्राफ के अंदर मल्टीपल कोटेशन आप शामिल नहीं कर सकते। ये पैराग्राफ के डोंट्स हैं। अगली बात यह है कि टॉपिक सेंटेंस होता क्या है, जैसे मैंने बताया आपको। तो टॉपिक सेंटेंस क्या है, जरा देख लेते हैं कि टॉपिक सेंटेंस बेसिकली एक पैराग्राफ को इंट्रोड्यूस करवाता है। ये वो आइडिया होता है एक पैराग्राफ का,
एक पैराग्राफ का जब हम आगाज करते हैं तो एक टॉपिक सेंटेंस लिखते हैं, जो छोटा सा सेंटेंस होता है, बड़ा सिंपल होता है, उसी के अंदर आइडिया छुपा हुआ होता है। एग्जामिनर आपका पैराग्राफ जब आप लिख रहे होते हैं तो उसका पहला सेंटेंस चेक करता है, वो बेसिकली मेन आइडिया होता है। तो ये हमेशा पैराग्राफ के शुरू में आता है। इसी तरह पैराग्राफ को बेसिकली ये कंट्रोल कर रहा होता है, क्योंकि इस जो टॉपिक सेंटेंस होता है वो पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन होती है, और उसी के अंदर मेन आइडिया होता है, वो पैराग्राफ को लिमिट कर रहा होता है, कि आप अपने एग्जामिनर को बता रहे होते हैं कि मैं इस पैराग्राफ के अंदर सिर्फ यही एक बात करूंगा जो कि टॉपिक सेंटेंस में लिखी हुई होती है। लिहाजा अगर एग्जामिनर आपका टॉपिक सेंटेंस पढ़ ले तो उसे आइडिया क्लियर हो जाता है कि इस पूरे पैराग्राफ के अंदर कौन सी बात मेन की गई है। लिहाजा मैं आपको कुछ टॉपिक सेंटेंस बताता हूं जिससे आपको आइडिया होगा कि टॉपिक सेंटेंसेस क्या होते हैं। जरा देखिए, पहला, एजुकेशन प्लेज अ पिवटल रोल इन नेशनल डेवलपमेंट। ये एक टॉपिक सेंटेंस है, इसके ऊपर पूरा पैराग्राफ बाद में लिखा जाएगा। तो ये पहला सेंटेंस है। देखिए, सिंपल सी बात है कि एजुकेशन जो है बड़ा अहम किरदार अदा करती है, कलीदी किरदार अदा करती है किस चीज के अंदर? कौम की तरक्की के अंदर। सादा सी बात है, यानी कि एजुकेशन जो है वो नेशनल डेवलपमेंट की राह हमवार करती है। सादा सी बात है। अब आगे जो दो तीन चार बातें लिखेंगे, सेंटेंसेस लिखेंगे, वो सपोर्टिंग सेंटेंसेस होंगे। ये पैराग्राफ का पहला सेंटेंस जब होगा तो ये मतलब है टॉपिक सेंटेंस है। अब इसमें कोई लंबी बात नहीं की गई, ये सेंटेंस बहुत लंबा नहीं है ना, बहुत छोटा है, बल्कि बड़ा सिंपल और बड़ा कंप्लीट और बड़ा कंसाइज और बड़ा प्रिसाइज सेंटेंस है। दिस इज टॉपिक सेंटेंस। एक और पैराग्राफ देखें, करप्शन के ऊपर है कि करप्शन हैज सेवियरली, कि करप्शन ने शदीद किस्म के साथ शिद्दत से अंडरमाइंड, करप्शन हैज सेवियरली अंडरमाइंड पब्लिक ट्रस्ट इन स्टेट इंस्टीट्यूशन, कि बदउनवानी ने जो रियासती इदारे हैं उनके अंदर लोगों का जो ट्रस्ट है उसको बड़ा धचका लगाया है। बड़ी अहम बात की गई है और सादा अल्फाज में बात की गई है कि बदउनवानी यानी करप्शन ने लोगों का एतमाद रियासती इदारों के अंदर जो है वो मुतासर किया है। यानी रियासती इदारों के अंदर, एक स्टेट के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एक मुल्क के जो इदारे होते हैं, उनके अंदर जो लोगों का पब्लिक जो ट्रस्ट था उसको धचका लगाया, उसको बड़ा गिराया है। बड़ी सिंपल सी बात है, ये टॉपिक सेंटेंस है, सिंपल सा सेंटेंस है। इसके आगे इसको एलेबोरेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ डाटा, कोटेशन, बुक, रिसर्च रिपोर्ट या इंडेक्स या एग्जाम्पल। इसी तरह तीसरा सेंटेंस सोशल मीडिया के बारे में है। जरा देखें, ये भी एक पैराग्राफ का पहला सेंटेंस है कि सोशल मीडिया हैज ट्रांसफॉर्म्ड पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग यूथ, कि सोशल मीडिया ने नौजवानों के अंदर सियासी जो शऊर है उसको तब्दील कर दिया है, पैदा कर दिया है। सोशल लोगों के अंदर, नौजवानों के अंदर जो सियासी जो शऊर है वो उजागर कर दिया है। बड़ा सादा सा सेंटेंस है कि सोशल मीडिया ने यूथ के अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस को ट्रांसफॉर्म किया है, चेंज कर दिया है, अक्सर उसका अंदाज बदल दिया है। इसी तरह आप देखें कि अगला पैराग्राफ जो है, अगला सेंटेंस जो है वो भी एक पैराग्राफ का पहला सेंटेंस है कि क्लाइमेट चेंज पोजेस अ सीरियस थ्रेट टू पाकिस्तान इकोनॉमी, कि क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान की जो मीशत है उसको शदीद खतरा लायक करती है। बड़ा सिंपल सी बात है कि क्लाइमेट चेंज ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को शदीद खतरा जो है वो लाक करती है। बड़ी वाज़ेह बात है। अब इसके आगे दो तीन चार सेंटेंसेस में एलेबोरेशन होगी, एक्सप्लेनेशन होगी, सपोर्टिंग होगी, उसके बाद उसको कंक्लूड कर देंगे। तो ये टॉपिक सेंटेंस है। इसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर एक टॉपिक सेंटेंस देखें कि अनएम्प्लॉयमेंट इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ सोशल इंस्टेबिलिटी, कि बद बेरोजगारी जो है वो समाजी इंस्टेबिलिटी, जिसको हम क्या कह सकते हैं, अदम इस्तेकाम, यानी कि बेरोजगारी समाजी अदम इस्तेकाम की एक बड़ी वजह है। बड़ी सादा सी बात है, ये एक टॉपिक सेंटेंस है। तो टॉपिक सेंटेंस बड़ा वाजे होता है, क्लियर होता है, कंसाइज होता है, प्रिसाइज होता है, बड़ा यानी कि आप डायरेक्ट होते हैं, आप कह सकते हैं। उसमें मोड़ तोड़ के बातें नहीं की जाती, हेर फेर नहीं होता, बल्कि बड़ी सीधी सी बात होती है। अब सपोर्टिंग सेंटेंसेस क्या होते हैं? पहला सेंटेंस तो पैराग्राफ का क्या हो गया? टॉपिक सेंटेंस। सपोर्टिंग सेंटेंस क्या होते हैं? सपोर्टिंग सेंटेंस बेसिकली एग्जाम्पल, उसमें किसी चीज को जस्टिफाई किया जाता है, एलेबोरेट किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है, जस्टिफाई किया जाता है किस चीज को? टॉपिक सेंटेंस को। ये सपोर्टिंग सेंटेंसेस टॉपिक सेंटेंस की सपोर्ट करते हैं। जैसे एक लेंडर खड़ा होता है तो लेंडर के नीचे दीवार खड़ी होती है, दीवार क्या करती है? उस लेंडर को सपोर्ट देती है। इस तरह जो सपोर्टिंग सेंटेंसेस होंगे, दो से तीन से चार, वो बेसिकली टॉपिक सेंटेंस, जो पहला सेंटेंस होगा पैराग्राफ का, उसको सपोर्ट कर रहे होंगे, जस्टिफाई कर रहे होंगे, एक्सप्लेन कर रहे होंगे, एलेबोरेट कर रहे होंगे। तो
इसमें फैक्ट्स शामिल हो सकती हैं, सपोर्टिंग सेंटेंसेस में एग्जांपल शामिल हो सकती हैं, कोई रीजन दी जा सकती है यानी रैशनल, कोई एविडेंस प्रोवाइड किया जा सकता है। और बेसिकली जो जो सपोर्टिंग सेंटेंसेस होते हैं वो टॉपिक सेंटेंसेस जो पहला सेंटेंस होता है उसके बाद में आते हैं, तो ये एक बॉडी के एक पैराग्राफ की बॉडी बना रहे होते हैं। इसी तरह अब बेसिकली टॉपिक सेंटेंस के बाद जो सपोर्टिंग सेंटेंसेस हैं वो तीन चार सवालात के जवाब देते हैं कि व्हाट इज द थिंग, या व्हाट इज द आइडिया, वाई इट इज सो, हाउ इट इज सो, वेयर इट इज सो। तो व्हाट, वेयर, व्हेन, वाई, हाउ, ये जो चार पांच WH क्वेश्चंस हैं, ये बेसिकली टॉपिक सेंटेंस के बाद सपोर्टिंग सेंटेंसेस की बुनियाद बनाते हैं। यानी टॉपिक सेंटेंस लिखा गया, अब वो टॉपिक सेंटेंस क्या है, क्यों है, कैसे है, ये सारी जो बातें होंगी वो सपोर्टिंग सेंटेंसेस के अंदर शामिल लिखी जाएगी। अब मैं कुछ एग्जांपल देता हूं कि टॉपिक सेंटेंसेस की एग्जांपल, सॉरी, हमारे पास एक टॉपिक सेंटेंस है, मैंने लिख लिया, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन पाकिस्तान, कि बेरोजगारी पाकिस्तान के अंदर एक शदीद मसला है। ये आपका पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर एक पहला सेंटेंस है जिसको मैंने टॉपिक सेंटेंस का वो मैंने ये लिख दिया। मैंने एक पैराग्राफ शुरू किया, उसका पहला सेंटेंस मैंने लिख दिया, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन पाकिस्तान, के बेरोजगारी पाकिस्तान के अंदर एक शदीद मसला है। ये पहला सेंटेंस हुआ पैराग्राफ का, टॉपिक सेंटेंस हुआ, बड़ा सिंपल सेंटेंस हुआ। ये पहला सेंटेंस जब हो गया तो अब मैंने इसके अंदर सपोर्टिंग सेंटेंसेस लिखने हैं। जरा देखें मैं इसकी सपोर्टिंग सेंटेंसेस कैसे लिखता हूं। अनएम्प्लॉयमेंट की बात की कि पाकिस्तान का सीरियस मसला है, जरा देखें सपोर्टिंग सेंटेंस, इट हैज इंक्रीज्ड पॉवर्टी एंड वाइडेंड द गैप बिटवीन सोशल क्लासेस, कि इस बेरोजगारी ने गुर्बत पैदा की है, ये गुर्बत बढ़ा दी है, और इसने जो समाजी तबके हैं उनके दरमियान में गैप बढ़ा दिया है, गल्फ क्रिएट की है, डिस्टेंस क्रिएट की है, कि अमीर अमीर तर हो गया है, गरीब गरीब तर हो गया है। बेरोजगारी ने पैदा की है, गुर्बत पैदा की है, और समाजी तबकात के दरमियान में जो फासला है वो बढ़ा दिया है। A large number of a large number of educated youth remain jobless due to limited opportunities, कि पढ़े लिखे लोगों की बहुत ज्यादा तादाद बेरोज जॉबलेस रहती है, बेरोजगार रहती है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है। अनएम्प्लॉयमेंट को एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगली बात, एज अ रिजल्ट, नतीजतन, फॉरेस्टेशन अमंग यंग पीपल इज राइजिंग रैपिडली, नतीजतन नौजवान लोगों के अंदर फॉरेस्टेशन जो है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। अनएम्प्लॉयमेंट मैंने कहा पाकिस्तान का एक सीरियस इशू है, उसकी आगे मैंने सपोर्टिंग सेंटेंस में लिखे तीन, ये सैंपल सपोर्टिंग सेंटेंसेस हैं। अब अब ये बातें आपने लिख दीजिए, मैंने मिसाल दी कि सपोर्टिंग सेंटेंसेस के अंदर आप चीज़ को एलेबोरेट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, जस्टिफाई करते हैं, फैक्ट प्रोवाइड करते हैं, कोई किताब का हवाला दे सकते हैं, कोई रिपोर्ट का हवाला दे सकते हैं, कुछ डाटा दे सकते हैं, कुछ स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड कर सकते हैं। मैंने अब पैराग्राफ लिख लिया, अब मैं उसको कंक्लूड करना चाह रहा हूँ। कंक्लूडिंग सेंटेंस कैसा होना चाहिए, जब तक जैसे पैराग्राफ का पहला सेंटेंस टॉपिक सेंटेंस होता है तो उस पैराग्राफ का आखिरी सेंटेंस कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है, जिसमें आपने टॉपिक सेंटेंस को साबित करना होता है। कंक्लूडिंग सेंटेंस क्या होता है, ये बेसिकली पूरे पैराग्राफ को समराइज करता है, सम अप करता है। ये बेसिकली जो मेन आइडिया था, जो पूरा पैराग्राफ का जो पहला सेंटेंस था टॉपिक सेंटेंस, ये उसको री करता है, यानी कि आखिर पे जाके पैराग्राफ के एंड के ऊपर जो एक बात करेंगे वो पहली बात को मजबूत करेगी, पहले आइडिया को मजबूत स्ट्रेंथन करेगी। और बेसिकली बाज़ों का ऐसा होता है कि पैराग्राफ के अंदर जो आखिरी सेंटेंस होता है वो आने वाले पैराग्राफ के साथ क्या करता है, लिंक जोड़ता है, यानी ट्रांजिशनल नेचर का कंक्लूडिंग सेंटेंस भी हो सकता है कि एक पैराग्राफ के अंदर जो आखिरी लाइन है वो इस किस्म की है कि वो आने वाले पैराग्राफ की तरफ इशारा कर रही है, तो उसको हम कहते हैं ट्रांजिशनल सेंटेंस। होता तो उस पिछले पैराग्राफ का आखिरी सेंटेंस है, कंक्लूडिंग सेंटेंस है, लेकिन आने वाले पैराग्राफ के साथ रब्त या लिंक क्रिएट कर रहा होता है। अब अगर मैं ये बात करूं कि एक पैराग्राफ के अंदर जो आखिरी सेंटेंस होता है जिसको कंक्लूडिंग सेंटेंस कहते हैं, बेसिकली वो पैराग्राफ को क्या करता है, सेंस ऑफ कंप्लीशन देता है। यानी एग्जामिनर जब आखिरी लाइन पढ़ता है आपके पैराग्राफ की तो उसको लगता है कि ये वाकई पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। सेंस ऑफ कंप्लीशन, सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, ये होता है कंक्लूडिंग सेंटेंस। मैं मिसाल देता हूं कंक्लूडिंग सेंटेंस की, जरा देखें। मैंने अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर एक बात की, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर मैंने एक टॉपिक सेंटेंस लिखा कि अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सीरियस प्रॉब्लम ऑफ इन पाकिस्तान, कि अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है।
मैंने ऊपर तीन चार सपोर्टिंग सेंटेंसेस दिए, डाटा प्रोवाइड किया, किताब का हवाला दिया, व्हाट्सएवर एलेबोरेट किया, एक्सप्लेन किया, सपोर्टिंग सेंटेंसेस हो गए। मैं उस पैराग्राफ को कंक्लूड कर रहा हूँ कि वाकई जो बेरोजगारी है वो पाकिस्तान का बड़ा मसला है। कंक्लूडिंग सेंटेंस जरा देखिएगा, ये भी बड़े वाजे सेंटेंस होंगे। 10, 10 का मतलब है पस। अनएम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूज टू चैलेंज पाकिस्तान सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। पस बेरोजगारी पाकिस्तान के अंदर समाजी और मुआशी इस्तेहकाम को चैलेंज करती रहती है। इसी तरह एक और सेंटेंस जरा देखें, मैंने पैराग्राफ को एंड किया इस लाइन के ऊपर, देयर फोर, लिहाजा, एड्रेसिंग करप्शन इज असेंशियल फॉर गुड गवर्नेंस। मैंने अगर करप्शन के ऊपर कोई पैराग्राफ लिख रहा हूं तो आखिरी सेंटेंस में मैं लिखूंगा, अगर करप्शन के ऊपर पैराग्राफ है कि करप्शन जो है बड़ा मसला है, तो मैं कहूंगा कि देयर फोर, इस लिहाजा, एड्रेसिंग करप्शन इज असेंशियल फॉर गुड गवर्नेंस, बदउनवानी को का हल, बदउनवानी का हल निकालना गुड गवर्नेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी कि अच्छी इंतज़ामी अमूर को, गवर्नेंस आप कह सकते हैं कि इंतज़ामी अमूर को अच्छी तरह संभालने को हम कह सकते हैं गुड गवर्नेंस। तो करप्शन का खात्मा यानी कि बदउनवानी का खात्मा जो है वो अच्छी इंतज़ामी जो ढांचा है किसी मुल्क के अंदर उसको क्रिएट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये आखिरी बात हो गई। देयर फोर से सेंस आई कि ये बात ख़त्म हो रही है, 10 से सेंस आई कि बात ख़त्म हो रही है। इन शॉर्ट, एक और ज़रा देखें कंक्लूडिंग सेंटेंस, इन शॉर्ट एजुकेशन रिमेन्स द बैकबोन ऑफ ए प्रोग्रेसिव सोसाइटी। तालीम जो है वो एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी की रीढ़ की हड्डी की तरह काम करती है। इन शॉर्ट से सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आई, सेंस ऑफ कंप्लीशन आई कि पैराग्राफ खत्म हो रहा है। एजुकेशन पे पैराग्राफ था और मैंने कहा कि एजुकेशन जो है वो एक मुल्क के अंदर जो प्रोग्रेसिव सोसाइटी होती है उसकी रीढ़ की हड्डी है। यहाँ से साबित हो गया कि ये पूरा पैराग्राफ जो था उसके अंदर एजुकेशन की बात की गई है और कहा गया कि एजुकेशन जो है वो सोसाइटी, प्रोग्रेसिव सोसाइटी की रीढ़ की हड्डी की तरह, एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी के लिए एजुकेशन या तालीम का जो निज़ाम होता है वो रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है। एक और सेंटेंस देख लें, बल्कि दो सेंटेंस, हेंस, पास, क्लाइमेट रिजिलियंस मस्ट बी नेशनल प्रायोरिटी। अब ये जो सेंटेंस होगा, हेंस से साबित हो गया है पास, जो क्लाइमेट रेजिलियंस है यानी कि क्लाइमेट के अंदर कोई ऐसे काम शाम करना कि एक मुल्क जो है वो क्लाइमेट चेंजेस का सामना कर सके, ये एक मुल्क की पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। यहाँ से साबित हो गया हैंस से कि ये सेंटेंस, ये पैराग्राफ खत्म हो रहा है और जहाँ पे क्लाइमेट रेजिलियंस की बात है कि वो मुल्क की नेशनल प्रायोरिटी होनी चाहिए। और एक और सेंटेंस देखें कि ओवरऑल, कॉमा, सोशल मीडिया हैज़ बिकम अ पावरफुल टूल ऑफ पॉलिटिकल चेंज। कि ओवरऑल अगर हम देखें तो सोशल मीडिया जो है वो सियासी तब्दीली का एक मजबूत वेपन जो है वो टूल साबित हो चुका है, बन चुका है। तो यहाँ ओवरऑल से भी सेंस समझ आ गई कि सोशल मीडिया जो है वो पॉलिटिकल चेंज का एक मजबूत हथियार साबित हो चुका है या बन चुका है। अब एक पैराग्राफ जो होता है, आइडियल पैराग्राफ, जैसे मैंने टॉपिक सेंटेंस की बात की, सपोर्टिंग सेंटेंसेस की बात की और कंक्लूडिंग सेंटेंस की बात की, तो एक जो आइडियल पैराग्राफ होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि पहले टॉपिक सेंटेंस होता है, फिर उसके बाद दो पैराग्राफ, दो सेंटेंसेस या तीन सेंटेंसेस या चार सेंटेंसेस सपोर्टिंग सेंटेंसेस होते हैं और आखिर पे उसका कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है। तो टॉपिक सेंटेंस, चार कंक्लूडिंग सेंटेंसेस और आखिर पे जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा, कंक्लूडिंग सेंटेंस होगा। यूं पैराग्राफ खत्म होता है। अब फाइनल मैसेज क्या है आज की वीडियो का कि एक गुड पैराग्राफ इज नॉट जज्ड बाय लेंथ बट बाय यूनिटी, लॉजिक एंड क्लैरिटी। कि एक पैराग्राफ हो सकता है चार सेंटेंसेस का हो लेकिन अच्छा हो, और हो सकता है कि एक और बंदे ने, कैंडिडेट ने 11 सेंटेंसेस लिखे हों, पैराग्राफ लंबा हो गया हो लेकिन वो अच्छा पैराग्राफ ना हो। तो पैराग्राफ का, एक अच्छे पैराग्राफ का अंदाजा उसकी लेंथ से कम लगाया जाता है, बल्कि उसके अंदर क्या होना चाहिए, यूनिटी, यानी कि एक ही आर्गुमेंट हो, उसके अंदर लॉजिक हो, यानी कि पहले प्रॉब्लम हो बाद में सॉल्यूशन हो, पहले जनरल बात हो फिर बाद में स्पेसिफिक हो, पहले आप कह सकते हैं प्रॉब्लम हो बाद में सॉल्यूशन दिया गया हो, एक लॉजिकल फ्लो हो और उसके अंदर क्लैरिटी हो, एम्बिगुअस बातें ना हो, क्लियर बातें हों। जहां तक समझ आ गई, अब मैं आपको दिखाता हूं कुछ सैंपल पैराग्राफ, सिर्फ दो। इन दोनों को पढ़ने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है। इसमें टॉपिक सेंटेंसेस भी होंगे, इसमें सपोर्टिंग सेंटेंसेस भी होंगे और इनके अंदर क्या होगा, कंक्लूडिंग सेंटेंस भी नजर आएगा। जरा देखें, सैंपल पैराग्राफ है, मैं लिख रहा हूँ यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन इलेक्शंस। ये मैंने इसलिए इसके ऊपर लिखा क्योंकि अभी असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर का एग्जाम है 11 जनवरी 2026 को। तो मिसाल के तौर पे एक मैं पैराग्राफ लिख रहा हूँ और टॉपिक जो है
अब देखिए हर पैराग्राफ के अंदर एक ही मेन टॉपिक या एक ही मेन बेसिकली आर्गुमेंट या आइडिया या स्टांस या आर्गुमेंट होता है। तो मैं एक पैराग्राफ लिख रहा हूं जिसके अंदर मैं बात करूंगा इलेक्शंस के अंदर टेक्नोलॉजी की। जरा देखिएगा। द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन इलेक्शंस हैज सिग्निफिकेंटली इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी एंड वोटर पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेटिक सिस्टम्स। यानी टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल इलेक्शंस के अंदर है उसने सिग्निफिकेंटली खातिर खा इंप्रूव किया है किस चीज को, ट्रांसपेरेंसी को, एफिशिएंसी को एंड वोटर पार्टिसिपेशन को इन डेमोक्रेटिक सिस्टम्स। ये इसका पहला सेंटेंस हो गया, टॉपिक सेंटेंस। अब ये बात हो गई कि जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है इलेक्शन के अंदर उसने डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी और वोटर पार्टिसिपेशन को क्या कर दिया है, सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर दिया है। अकॉर्डिंग टू पेपर नॉरिस, ये किताब है, राइटर एक राइटर है, उसकी किताब है इन हर बुक डिजिटल डिवाइड, सिविक एंगेजमेंट, इंफॉर्मेशन पॉवर्टी एंड इंटरनेट वर्ल्ड वाइड। आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ 2011 2001 ये उस साल में किताब पब्लिश हुई। डिजिटल टूल्स हेल्प कैन स्ट्रेंथन इलेक्टोरल इंटेग्रिटी बाय इंप्रूविंग एक्सेस टू पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन। कि डिजिटल टूल जो हैं वो इलेक्टोरल इंटेग्रिटी को बढ़ाते हैं, इलेक्शन की शफाफियत को बढ़ाते हैं। किस तरीके से, पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन तक लोगों की रसाई को इंक्रीज करके। आगे मैंने बात की है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटर रजिस्ट्रेशन सिस्टम्स रिड्यूस ह्यूमन एरर। कि ये जब इलेक्ट्रॉनिक वोटर रजिस्ट्रेशन सिस्टम होता है उससे ह्यूमन एरर रिड्यूस हो जाती है एंड इट हेल्प्स एलिमिनेट डुप्लीकेट और फेक एंट्रीज फ्रॉम इलेक्टोरल रोल्स। कि जब वोट कास्ट होते हैं तो उसमें जो डुप्लीकेट वोट कास्टिंग होती है या फेक एंट्रीज होती हैं उसको ये क्या करता है, एलिमिनेट करती है जब जब हम टेक्नोलॉजी की यूज़ करते हैं, यानी कि जब डिजिटल टूल्स यूज़ करते हैं। Biometric verification technologies further enhance the credibility of elections by preventing impersonation and multiple voting। कि जब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है तो इम्पर्सोनेटिंग, जब पता ही ना हो कि किसने वोट कास्ट किया है, और इस तरह जब मल्टीपल वोटिंग की जाती है, एक बंदा मल्टीपल टाइम वोट कास्ट कर रहा होता है, तो उसको ये ख़त्म करती है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, क्योंकि एक मरतबा उसकी बायोमेट्रिक लग जाती है। मोर ओवर, मजीद बरां, इलेक्शन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जब इलेक्शन मैनेजमेंट के जो सॉफ्टवेयर होते हैं दे अनेबल फास्टर एंड मोर एक्यूरेट टेबुलेशन ऑफ रिजल्ट्स, मिनिमाइजिंग पोस्ट इलेक्शन डिस्प्यूट्स। कि जब इलेक्शन के रिजल्ट्स कंपाइल होते हैं, उनकी जो टेबल्स बनते हैं, टेबुलेशंस होती है, उनका रिकॉर्ड कंपाइलेशन होती है, उसको इलेक्शन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो है उसमें हेल्प करते हैं, और यूं इलेक्शन के बाद के जो झगड़े होते हैं उनको वो ख़त्म करते हैं। 10 पस द इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इनटू इलेक्टोरल प्रोसेस। कि जब टेक्नोलॉजी को हम इलेक्टोरल प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं, इट प्लेज अ वाइटल रोल इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। अब ये जो आखिरी सेंटेंस है मैं इसको बोल्ड कर देता हूं। यहां पे एक वर्ड आया है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। लिहाजा इलेक्टोरल प्रोसेस में टेक्नोलॉजी के जो हम इनकॉर्पोरेट करते हैं या इंटीग्रेट करते हैं या शामिल करते हैं, तो उससे डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का जो निज़ाम होता है वो मजबूत होता है। अब डेमोक्रेटिक गवर्नेंस मैंने वर्ड क्यों यूज़ किया, क्योंकि पैराग्राफ का जब आगाज़ किया था मैंने, तो मेरे टॉपिक सेंटेंस में मैंने बात की थी कि टेक्नोलॉजी जब हम इलेक्शन में इस्तेमाल करते हैं तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, एफिशिएंसी बढ़ती है और वोटर पार्टिसिपेशन बढ़ती है। डेमोक्रेटिक सिस्टम में, जमहूरी निज़ाम में, तो ट्रांसपेरेंसी का बढ़ना यानी शफाफियत, एफिशिएंसी काम तेज़ होना, और वोटर पार्टिसिपेशन यानी कि लोग जो हैं उस जमहूरियत के अंदर मतलब अपना वोट कास्ट करते हैं। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं बेसिकली, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। ये तीनों चीज़ें बेसिकली डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की मैनिफेस्टेशंस हैं। तो ये कंक्लूडिंग सेंटेंस में मैंने उसी बात को री कर दिया। एक और पैराग्राफ देखें, और जो दरमियान में मैंने किताब का हवाला दिया, राइटर का हवाला दिया, वो बेसिकली दो तीन चार पैराग्राफ जो बीच में मैंने लिखे उन्होंने डाटा प्रोवाइड किया, एक्सप्लेन किया, एलेबोरेट किया। एक और पैराग्राफ देखें ज़रा, एक ट्रांजिशन पैराग्राफ अब मैं लिख रहा हूँ। ट्रांजिशन से मुराद ये है कि अब पिछले पैराग्राफ के ऊपर एक और पैराग्राफ लिखूंगा, ट्रांजिशन पैराग्राफ ऑन टेक्नोलॉजी इन इलेक्शन। के टॉपिक वही है कि टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्शन के अंदर। तो अभी का अगला पैराग्राफ जरा देखें जिसको पिछले पैराग्राफ से मैं जोड़ूंगा। बिल्डिंग अपॉन दीज एडवांटेजेस, वो जो पीछे मैं फायदे बता चुका हूं कि जब टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं इलेक्शन के अंदर तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, एफिशिएंसी बढ़ती है, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस बढ़ती है, लोगों की पार्टिसिपेशन बढ़ती है। तो उन फायदों की वजह से, बिल्डिंग अपॉन दीज एडवांटेजेस, इन फायदों की ऊपर इनसार करते हुए, द स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन इलेक्शंस आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू ग्रेटर पब्लिक ट्रस्ट एंड अकाउंटेबिलिटी। यानी कि
अगर हम जो पिछले फायदे हैं उनकी बात करें, तो टेक्नोलॉजी का जो स्ट्रेटेजिक यूज है, यानी कि जो उसका लॉन्ग टर्म इस्तेमाल है, वो इलेक्शंस के अंदर क्या कंट्रीब्यूट करता है। जब टेक्नोलॉजी को इलेक्शन के अंदर इस्तेमाल करते हैं इलेक्टोरल प्रोसेस में, तो उससे पब्लिक ट्रस्ट और अकाउंटेबिलिटी का जो सेंस है वो बढ़ता है, यानी कि एहतसाब का निज़ाम मजबूत होता है और लोगों का ट्रस्ट डेवलप होता है। अब यहाँ पे आगे मैंने रिसर्च रिपोर्ट का हवाला दिया है कि अ रिसर्च रिपोर्ट बाय इंटरनेशनल आइडिया टाइटल्ड टेक्नोलॉजी एंड इलेक्शंस रिस्क्स एंड अपॉर्चुनिटीज 2017 highlights that technology driven electoral systems increase institutional credibility when implemented with proper safeguards। कि एक रिसर्च रिपोर्ट है जिसका मैंने रिसर्च रिपोर्ट का पूरा नाम लिखा, ब्रैकेट में उसका साल बताया कि इस साल में ये पब्लिश हुई। ये रिसर्च रिपोर्ट हाईलाइट करती है कि ऐसे इलेक्टोरल सिस्टम, यानी ऐसे इलेक्शन के निज़ाम जिसके जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो, जिसमें टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई हो, उससे इदारे की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। किस इदारे इदारे की? जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। और अगर प्रॉपरली सेफ गार्ड से मुराद ये है कि जब टेक्नोलॉजी यूज होती है तो हमने कुछ ना कुछ ऐसे सिस्टम भी इंश्योर करने होते हैं ताकि डाटा को हाईजैक ना किया जा सके, हैकिंग ना हो, प्रॉपरली उसके प्रॉपर सेफ गार्ड भी इस्तेमाल होते हैं, तो उससे इदारे की जो क्रेडिबिलिटी है वो बढ़ती है, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। आगे इसकी मैंने वजाहत की है कि ऑनलाइन रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम्स रिड्यूस डिलेज एंड लिमिट अपॉर्चुनिटीज फॉर मैनिपुलेशन ड्यूरिंग मैनुअल हैंडलिंग। कि जब ऑनलाइन ट्रांसमिशन करते हैं रिजल्ट्स की, जब हम रिजल्ट ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, रिजल्ट पहुंचा रहे होते हैं, डिसमिनेट कर रहे होते हैं, तो उससे जो पहले डिले का काम होता था, रिजल्ट डिले हो जाते थे, उसको रिड्यूस करती है जब हम ऑनलाइन रिजल्ट ट्रांसमिशन करते हैं। और उससे जो डाटा बहुत को मैनिपुलेट हो जाता था, इलेक्शन के रिजल्ट चेंज हो जाते थे, उसको डाटा मैनिपुलेशन को ख़त्म करता है क्या चीज़? ऑनलाइन डाटा ट्रांसमिशन सिस्टम। जो कि पहले मैनुअल हैंडलिंग में ये काम मैनिपुलेशन हो जाती थी और रिजल्ट डिले हो जाते थे, उसको अब ये ख़त्म करती है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है। एडिशनली मतलब है इसके अलावा मजीद बरा द यूज़ ऑफ इलेक्शन मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजीज, यानी कि ऐसी टेक्नोलॉजी जो इलेक्शन को मॉनिटर कर रही हो, अलाउज ये इजाज़त देती हैं डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स टू डिटेक्ट इरेगुलरिटीज मोर इफेक्टिवली। कि जब हम ऑनलाइन इलेक्शन मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, तो जो नेशनल यानी कि कौमी और इंटरनेशनल जो ऑब्जर्वर्स होते हैं, जो ऐसी बॉडीज होती हैं जो इलेक्शंस को देख रही होती हैं, इसके ऊपर चेक रख रही होती हैं, मॉनिटर कर रही होती हैं, उनकी हेल्प करती हैं ये ऑनलाइन टेक्नोलॉजीज या टूल्स, डिजिटल टूल्स, कि वो इलेक्शन के अंदर अगर कोई इरेगुलरिटीज हो रही हो, कोई रिगिंग हो रही हो, मैनिपुलेशन हो रही है, तो उसको वो इफेक्टिवली जो है मॉनिटर कर रहे होते हैं, डिटेक्ट कर रहे होते हैं। Digital platform also facilitate voter education campaigns, especially among young and first time voters। कि जब डिजिटल प्लेटफॉर्म जो होते हैं जिसमें टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही होती है, वो जो पहली मरतबा वोट कास्ट कर रहे होते हैं और जो यंग लोग होते हैं उनके दरमियान में वोटर एजुकेशन को भी प्रमोट करते हैं। यानी डिजिटल टूल्स जो होते हैं, यानी कि जैसे यूट्यूब है या टेक्नोलॉजी की और जो प्लेटफॉर्म्स हैं, तो टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म की मदद से वोटर एजुकेशन को भी हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं। देयर फोर, अब हम बात खत्म कर रहे हैं कि देयर फोर वेन केयरफुली रेगुलेटेड एंड ट्रांसपेरेंटली मैनेज्ड, कि जब अच्छी तरह उसको रेगुलेट किया जाए और शफाफ अंदाज में मैनेज किया जाए, इलेक्टोरल टेक्नोलॉजी बिकम्स अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर फेयर एंड क्रेडिबल इलेक्शंस। तो टेक्नोलॉजी जो है वो एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट के तौर पे, हथियार के तौर पे काम करती है फॉर फेयर एंड क्रेडिबल इलेक्शन, यानी साफ, शफाफ और काबिल एतमाद, काबिल एतबार इलेक्शंस के लिए टेक्नोलॉजी जो है वो एक मजबूत हथियार के तौर पे काम करती है। अब ये जो आखिरी सेंटेंस है, मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ। इस पैराग्राफ को ज़रा आखिरी सेंटेंस को देखें तो इससे लगता है कि अगर टेक्नोलॉजी को प्रॉपरली केयरफुली इस्तेमाल किया जाए, मैनेज किया जाए, तो टेक्नोलॉजी जो है वो क्रेडिबल इलेक्शन मुनक्किद करवाने में, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन मुनक्किद करवाने में एक मजबूत हथियार का काम करती है। तो पहला सेंटेंस ज़रा देखें कि टेक्नोलॉजी का जो मजबूत इस्तेमाल होता है, फ्यूचर का जो लॉन्ग टर्म इस्तेमाल होता है, वो इलेक्शन के अंदर क्या चीज़ कंट्रीब्यूट करता है? पब्लिक ट्रस्ट को और अकाउंटेबिलिटी को, यानी एहतसाब के निज़ाम को, और लोगों का जो ट्रस्ट होता है इलेक्शन के अंदर उसको मजबूत करती है टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल जब इस करेंगे इलेक्टोरल प्रोसेस में, तो लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा और लोगों को पता होगा कि ये निज़ाम जो है इसमें अकाउंटेबिलिटी का एलिमेंट है, इसमें एहतसाब होगा। अगर कोई बंदा कुछ मैनिपुलेशन करेगा या रॉन्ग डूइंग करेगा या चीज़ों को मतलब है कि रिगिंग करेगा या ऐसा कुछ करेगा, तो आखिर पे जो सेंटेंस लिखा उसमें भी यही बात की गई है कि अगर केयरफुली और ट्रांसपेरेंटली इलेक्शंस को मॉनिटर किया जाए टेक्नोलॉजी की मदद से, तो उससे क्या है, ये क्रेडिबल इलेक्शन करवाने में, ट्रू एंड फेयर इलेक्शन करवाने में
टेक्नोलॉजी जो है ये एक मजबूत हथियार का काम करती है। तो पहली बात जो टॉपिक सेंटेंस था उसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, बेसिकली इंडोर्स कर दिए। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि एक पैराग्राफ का जो पहला सेंटेंस होता है वो टॉपिक सेंटेंस होता है, उसमें क्लियर बात होनी चाहिए, क्लियर स्टांस होना चाहिए, और उसके बाद जो सपोर्टिंग सेंटेंसेस होते हैं उनके अंदर चीज़ों को, पहले सेंटेंस को जो टॉपिक सेंटेंस होते हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं, एलेबोरेट करते हैं, जस्टिफाई करते हैं, कोई एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पलीफाई करते हैं, किसी रिसर्च रिपोर्ट का हवाला देते हैं, किसी किताब का हवाला देते हैं, और किसी डाटा फिगर की हवाले बात करते हैं, कोई कोटेशन देते हैं, और आखिर पे जो आखिरी सेंटेंस होता है कंक्लूडिंग सेंटेंस, उसमें जो टॉपिक सेंटेंस वाली बात होती है उसको मुख्तलिफ अल्फाज में कंक्लूड करते हैं, दस, देयर फोर, हैंस, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करके, ताकि पैराग्राफ जो है वो प्रॉपरली कंक्लूड हो जाए और एग्जामिनर जो है वो पेपर चेक करते हुए उसको आइडिया हो कि पैराग्राफ जो है यहाँ पे क्लोज हो गया। तो आज के इस लेक्चर में मैंने बताया कि बेसिकली जो एक पैराग्राफ होता है वो एक मिनी ऐसे होता है। अगर आप एक पैराग्राफ लिखने का हुनर जानते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप एक ऐसे लिखने का हुनर जानते हैं। आप एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ से जोड़ते कहते हैं कैसे हैं, ये मैं अपनी आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन इस दूसरे पैराग्राफ में भी अगर जरा देखें तो दूसरे पैराग्राफ का जो टॉपिक सेंटेंस है, बिल्डिंग अपॉन दीज एडवांटेजेस, इसका मतलब है कि कोई एडवांटेजेस की बात पहले हो चुकी है। तो ये एक ट्रांजिशन सेंटेंस है, ये अगली इस पैराग्राफ का तो टॉपिक सेंटेंस है, लेकिन ये पिछले पैराग्राफ के साथ रब्त जोड़ रहा है, एग्जामिनर को बता रहा है कि कोई एडवांटेजेस पीछे बयान किए गए हैं टेक्नोलॉजी के, और आगे फिर ये लिंकिंग सेंटेंस भी है। इसको हम टॉपिक सेंटेंस तो है ही सी इस पैराग्राफ का, ये ट्रांजिशन सेंटेंस भी है। ट्रांजिशनल सेंटेंस वो होता है जो पिछले पैराग्राफ के साथ नए पैराग्राफ को जोड़ता है। तो मैं अपनी आने वाली वीडियो में ऐसे राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग के ऊपर नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। अगर आप पैराग्राफ राइटिंग के फ़न से वाकिफ़ हो गए तो इसका मतलब ये है कि आप ऐसे राइटिंग की साइंस या ऐसे राइटिंग की जो आर्ट है उससे वाकिफ़ हो गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ उन लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें जो पैराग्राफ राइटिंग, ऐसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग सीख रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाली वीडियोस आपके लिए मज़ीद यूज़फुल साबित होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।